Hello and welcome everyone in my YouTube channel Chandni Ma'am Sociology class and I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology. अगर आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यायिक संगठन की विवेचना कीजिए या भारत में न्यायिक संगठन क्या है बताइए, वो कैसे कार्य करता है, उसके कितने प्रकार हैं, तो आप क्या आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि ऐसे प्रश्नों का आपको क्या उत्तर देना है। भारतीय दंड न्यायालय का गठन, हम ये देखते हैं कि भारत में जो कोर्ट है, ठीक है, जो न्यायालय दंड है, उसका गठन कैसे हुआ है। तो हमारे भारत में 3 प्रकार के कोर्ट हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। दूसरा है उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का न्यायालय जो हमारे भारत में है उसको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। तो आइए इन तीनों की अलग अलग से पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। आपको ये बताना है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को और सुप्रीम कोर्ट को ही संघीय न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति जो अपराधी है वह अपनी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वह अंतिम कोर्ट होता है किसी भी अपराधी की याचिका को सुनने का या उसकी अपील करने का। वह सुप्रीम कोर्ट में कब अपील करेगा? जब उसको ऐसा लगेगा कि हाई कोर्ट से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से उसको न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। वैसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। दूसरा प्रकार हमारे देश में जो कोर्ट पाया जाता है वो उच्च न्यायालय, जिसको कहा जाता है हाई कोर्ट। ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके स्टेट में हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 2014 के अनुसार प्रत्येक राज्य को ये अधिकार है कि वह अपने राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकता है। हर एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है। और प्रत्येक हाई कोर्ट को जो प्रारंभिक और अपील है वो सुनने का अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति को जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वहां से न्याय नहीं मिलता है या वहां पर उसका जो केस है वो क्लियर नहीं हो पाता, वैसी स्थिति में वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय है वह जिला न्यायाधीश के विरुद्ध भी अपनी अपील सुनने का अधिकार रखता है। तीसरा प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इसको सत्र न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है और इस अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकार है या महादंडाधिकारी होते हैं वह होते हैं और इसमें द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी भी होते हैं और कार्यकारिणी दंडाधिकारी होते हैं। मतलब स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। मतलब ये चीजें क्लियर है कि पूरे देश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में होगा, फिर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो हमारे देश में इस तरह से 3 भागों में कोर्ट को डिवाइड करके रखा गया है। इसके अलावा भी कि जो किशोर होते हैं उनके द्वारा यदि किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उनके लिए दंड क्या निर्धारित होगा, तो भारत में किशोर न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि वहां पर यदि बच्चों को ले जाया गया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पर ना पड़े। अब हम देखेंगे कि न्यायालय की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्ट क्या क्या है। तो जो न्यायालय होता है, ठीक है, वहां पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वे सबके समक्ष होती है और खुले तौर पर होती है। क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया को जितने भी व्यक्ति होते हैं वह सब खुली आंखों से देख सकते हैं और न्यायालय में 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद होता है। एक को वादी कहते हैं और एक को प्रतिवादी कहा जाता है और प्रत्येक पक्ष को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही पुलिस के माध्यम से प्रत्येक पक्ष के जो एविडेंस होते हैं, ठीक है, या उनके जो प्रलेख होते हैं उनको या सबूत जिसको हम कहते हैं उसको जज के सामने में रखा जाता है और जो वादी और प्रतिवादी होते हैं वे अपनी बात को वकील के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही जो अपराधी होते हैं जिनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है वह न्यायालय में पुलिस के नियंत्रण में रहते हैं
और जो पुलिस होता है वह अपराधी को हथकड़ी पहनाकर न्यायालय में लेकर आते हैं। न्यायालय का जो मुख्य कार्य है, जो अपराधी व्यक्ति है उसको दंड देना होता है। न्यायालय में जो जज होते हैं वो निर्णय जो है संवैधानिक और कानूनी पुस्तकों के आधार पर लेते हैं, जिस पर जो जूरी होती है वो उनका पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। और जो न्यायाधीश होते हैं वो कानून का विशेषज्ञ होता है और साथ ही निर्णय लेने में वह अपने विवेक का प्रयोग करने का उनको संपूर्ण अधिकार होता है। अपराधी की प्रवृत्ति, स्वरूप और उसके प्रकार के आधार पर ही दंड न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही जो बाल न्यायालय हैं उनमें, बाल न्यायालय में जो किशोरों के द्वारा अपराध किया जाता है उसकी सुनवाई होती है और वो अलग से होती है, वो बाल न्यायालयों में मतलब किशोर न्यायालयों में की जाती है। और बाल अपराधियों को कारावास दंड नहीं दिया जाता, उनको या तो मतलब उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनको या तो सुधार गृह भेजा जाएगा, रिमांड होम भेजा जाएगा या प्रतिप्रेक्षण गृह में भेजा जाएगा ताकि उनका सुधार हो सके। क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य दंड देना है, लेकिन केवल इसलिए है ताकि उस व्यक्ति के अंदर सुधार किया जा सके, वह समाज में जीवन जीने योग्य एक सामाजिक व्यक्ति बन सके। तो यदि किसी किशोर व्यक्ति को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा तो उसके मन से जेल में जाने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जज क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उनमें सुधार करने के लिए उन बच्चों को सुधार गृह में भेजा जाता है ताकि वह एक सामाजिक प्राणी बन सके और अच्छे से अपना जीवन जी सके। ये इतनी सारी विशेषताएं आपने न्यायालय की पढ़ी हैं। अब हम देखेंगे कि जो न्यायालय है उनका कार्य क्या है, मेन फंक्शंस क्या हैं न्यायालय के। तो न्यायालय का मेन फंक्शन होता है कि जो अपराधी है उसको दंडित करना। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपराध करके आया है तो उसका दंड क्या होगा ये कौन निर्धारित करेगा? उसके अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वह अपराधी को दंडित करते हैं। यह उनका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है कि पूर्ण न्याय प्रदान करना, ये न्यायालय का कार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, ठीक है, यदि उसने अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पा रहा है, अगर कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है तो भी यदि उसको दंड मिल जाता है तो वो उसके साथ अन्याय होगा। तो जो न्यायाधीश होते हैं वह दोनों पक्षों को, वादी और प्रतिवादी दोनों को पर्याप्त अवसर देते हैं कि वह अपने एविडेंस लाएं अपने सपोर्ट में कि आपने कुछ अपराध किया है कि नहीं, और दोनों को पर्याप्त अवसर देने के बाद ही सही निर्णय लेते हैं अपने विवेक और अपने ज्ञान के आधार पर कि जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलता है और जिसने अपराध नहीं किया है उसको छूट दी जाती है। तीसरा न्यायालय का प्रमुख कार्य है क्षतिपूर्ति दिलाना। क्षतिपूर्ति दिलाना मतलब यदि मान लो किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई कराने का कार्य भी न्यायालय करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि दो लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, एक व्यक्ति कार से जा रहा है और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब जो साइकिल से व्यक्ति जा रहा था या बाइक से जा रहा था, उसकी जो बाइक है वो टूट गई पूरी तरह से। अब वो कैसे करेगा? तो जो कार से व्यक्ति जा रहे हैं अगर वो केस करते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं, तो वो जो बाइक से व्यक्ति जा रहा था अगर गलती कार वाले की है तो उसकी बाइक तो पूरी तरह से टूट गई ना। तो कोर्ट फिर ऐसी स्थिति में उनको ऑर्डर देंगे कि उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करेंगे। तो जिस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है उसकी भरपाई मतलब उसकी क्षति का पूर्ति करने का कार्य भी न्यायालय करता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोर्ट में मानहानि का दावा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ बोल देता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो वो मानहानि का केस भी करते हैं, तो वो उसकी भरपाई की जाती है। तो इस तरह का कार्य भी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। एक प्रमुख कार्य और है न्यायालय का कि समाज में शांति व्यवस्था को बना के रखना। वैसे शांति व्यवस्था बना के रखने का कार्य पुलिस करती है, लेकिन साथ में न्यायालय भी करती है समाज में शांति व्यवस्था को बना के रखने का, क्योंकि व्यक्ति डरते हैं यदि हम कुछ गलत करेंगे, अपराध करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, और वो दंड प्राप्त नहीं करना चाहते। इस डर में अपराध की जो प्रवृत्ति है वो समाज में कम होती है। तो इस तरह से न्यायालय के प्रमुख कार्य हमने देखे, न्यायालय की विशेषताएं हमने देखी, न्यायालय का गठन भारत में कितने प्रकार से हुआ ये हमने देखा। तो यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि न्यायालय भारत में न्यायालय संगठन की विवेचना कीजिए या कोर्ट से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो ये सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम इन माय चैनल। और चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियोस में भी हम सोशियोलॉजी के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।